तो अब तक हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं 10-10 क्वेश्चन के, और हम भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करेंगे। 3 पार्ट हमने 1 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 31 से 40 नंबर तक के पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा? तो सबसे पहले इसका आंसर तो होगा 6 महीने। अब इसका प्रावधान समझते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है मंत्री कैसे बनेंगे, उनको नियुक्त कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा, उनका वेतन है, भत्ते, जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। परंतु उसमें एक उल्लेख ये भी है कि मंत्री जब बनाया जाए या नियुक्त किया जाए तब वो किसी सदन का सदस्य हो। सदन बोले तो राज्यसभा या लोकसभा कोई सा भी, उसका सदस्य हो ये आवश्यक नहीं है। परंतु उसको 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। या तो वो लोकसभा के लिए कहीं लोकसभा सीट से निर्वाचित हो जाए या फिर राज्यसभा के लिए कोई पार्टी उसको मनोनीत कर दे, परंतु उसको 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख है। अब ये केवल केंद्र सरकार के लिए ही नहीं है, ये राज्य सरकारों में भी अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि वो अगर कोई सदस्य है वो मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर वो सदस्य नहीं है तो। अभी रिसेंटली एक मामला हुआ था राजस्थान में 2024 में इलेक्शन हुए थे। 2023-24 में इलेक्शन हुए थे राजस्थान के अंदर विधानसभा के। उसमें श्रीकरणपुर जो सीट है वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे। 200 में से 199 पे ही चुनाव हुए थे। जिससे राजस्थान में ये नासुर है कि 2018-13 जब भी हुए 200 में से 199 पे ही हो रहे, कोई ना कोई कारण से एक सीट रह जाती है। तो वहाँ से जो एक कैंडिडेट खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनका चुनाव नहीं हुआ था, सब सरकार का फॉर्मेशन हो रहा था, तब उनको भी मंत्री बनाया गया था, परंतु वो चुनाव हार गए थे तो उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा था। हालांकि अगर पार्टी चाहती तो उनको किसी सीट से खाली करवा के चुनाव लड़वा के जिता के मंत्री रख सकती थी। पर अगर 6 महीने के भीतर वो मंत्री नहीं, 6 महीने के भीतर अगर वो सदस्य नहीं बनते विधानसभा के, तो स्वतः ही वो पद चला जाता मंत्रिपरिषद का, उसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। और केंद्र सरकार में ऐसा मामला हुआ था 2019 में, जब 2019 के चुनाव हुए थे उस समय केंद्र सरकार का जब गठन हो रहा था उस समय विदेश मंत्री की शपथ ली थी एस जयशंकर ने। उस समय वो न तो किसी पार्टी में थे न ही किसी सदन के सदस्य थे, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, राज्यसभा में वो थे नहीं, तो उनको मंत्री बनाने के बाद गुजरात से राज्यसभा भेजा गया था। तो ये मंत्री परिषद में अगर कोई सदस्य नामित होता है तो 6 महीने के भीतर उनको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद इसमें राज्य की और केंद्र की दी हुई नहीं है। तो अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि अगर सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो कहाँ बैठते हैं? वो लोकसभा में बैठते हैं। क्योंकि राज्यसभा में जो है वो जनता के चुने हुए डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो एमएलए के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और जनता के जो डायरेक्ट चुने हुए सांसद होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी यही है, और लोअर हाउस भी कहते हैं इसको। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और यह अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कितनी हो सकती है? सबसे पहले लोकसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये संविधान का, कल मैंने एक वीडियो में ट्रिक बताई थी, कल वाला जो वीडियो 21 से 30 तक के हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ट्रिक थी सरला। अनुच्छेद है 79, 80 और 81। 79 में संसद का उल्लेख है, 80 में है राज्यसभा का और 81 में है लोकसभा का उल्लेख। तो इसकी ट्रिक एक शॉर्ट सी सरला,
तो 79 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें संसद का उल्लेख किया गया है, जिसके 2 सदन होंगे। उसमें 80 नंबर का जो है अनुच्छेद, उसमें राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, और राज्यसभा के सदस्य और उनको निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति कितने मनोनीत करेंगे, उनका उल्लेख 80 में दिया हुआ है। और 81 में लोकसभा के जो MP है वो कितने हो सकते हैं अधिकतम, तो अधिकतम 552 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अभी कितने हैं, तो अभी है 543। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, कहीं कहीं आपको मिल सकता है 545, पर 545 अभी होंगे नहीं, क्योंकि 545 पहले थे संविधान संशोधन 104 करके एक अनुच्छेद हटाया है भारत सरकार ने 331 नंबर का। उसमें एक उल्लेख था कि लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन नाम से 2 सदस्य मनोनीत करेंगे, तो 543 + 2 545 हो जाते थे। परंतु अभी वो संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है, वह अनुच्छेद ही नहीं है, तो अभी 543 ही है, अधिकतम 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम हो सकती है 250, और अभी कितने हैं, तो अभी है 245। इसका उल्लेख 80 में किया गया है, अभी मैंने बताया राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, तो 80 में है कि 250 सदस्य राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं, उनमें से 12 सदस्य तो मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति। वो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र से, तकनीक, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। अभी रिसेंटली किया है, सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह संधू जी का मनोनयन हुआ है अभी 5-7 दिन पहले, तो ये रिसेंटली करंट अफेयर्स का भी ये क्वेश्चन है। तो ये अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अधिकतम 250 हो सकते हैं, अभी 245 है, उनमें से 12 राष्ट्रपति अगर मनोनीत कर दे तो कितने बनते हैं, 233 सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, राज्यों के MLA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन कंसिडर करेगा, यानी अगर धन विधेयक है तो उसको प्रमाणित कौन करेगा। तो सबसे पहले धन विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 109 और 10 में। 109 में इसकी प्रक्रिया और 110 में इसकी परिभाषा दी हुई है धन विधेयक की। भारत की सरकार के अंदर 4 प्रकार के, या संविधान में 4 प्रकार के विधेयकों का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसमें एक तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, एक साधारण विधेयक होता है, और एक संविधान संशोधन का विधेयक होता है जो अनुच्छेद 368 के तहत आता है संविधान संशोधन का। तो 109 और 10 नंबर में है धन विधेयक का उल्लेख, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। तो इसका अगर प्रमाणित करना होगा तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। यह डिसाइड करता है कि यह धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा अध्यक्ष। और वित्त विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। तो ये बाद में जब राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिजेक्ट करना हो तो वो पहले ही कर देते हैं। तो सबसे पहले ये लोकसभा में पेश होगा, और लोकसभा में ये पास होता है। तो अगर पास नहीं होता है इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है मतलब सरकार जा सकती है। तो ये सरकार को भी रिजाइन करवा सकता है अगर धन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हुआ तो। और लोकसभा में अगर ये पास हो जाता है तो लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा को इसको पास करना ही पड़ेगा। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है, अगर फिर भी पास नहीं करती है तो ये अपने आप पास हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसको साइन करके मंजूर कर देंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि ये एक धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा वो महान्यायवादी होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत सरकार के केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के बिहाफ पे। और अगर राज्य में पूछे तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है महाधिवक्ता, जो कि 165 नंबर के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है कि राज्य सरकार के जो केस लड़ेंगे या राज्य सरकार को जो कानून संबंधी सलाह देंगे वो होगा महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 65 में इसका उल्लेख किया गया है इसकी शक्तियों के बारे में, कार्यों के बारे में, नियुक्ति के बारे में। महान्यायवादी होता है 76 नंबर के आर्टिकल में, जो कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को विधि संबंधी सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ
राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरी यानी यूटीज़ का प्रशासन कौन चलाता है? तो ये प्रशासन चलाते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, परंतु सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में यहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो यहाँ पे उपराज्यपाल नाम से ये पद है। शक्तियाँ वही है आमतौर पर। और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। बाकी जो 5 है वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं और वो सीधे राष्ट्रपति के अंडर में उस स्टेट को चलाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल ये संघ राज्य क्षेत्रों को चलाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन पिछले 2-3 पार्ट में ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो इसका हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इनकी शक्तियाँ, कौन से अनुच्छेद में नियुक्त होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, कौन निर्वाचन करता है, निर्वाचक मंडल कौन होता है, कहाँ से इसका प्रावधान लिया गया है, सारा हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पिछले 2-3, तो मैं तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे हुए हैं, स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सचिदानंद सिन्हा जी थे, और बाद में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। और उनके बाद में इन्होंने ही राष्ट्रपति के रूप में कंटिन्यू किया 47 से 52 तक। और 52 में बाद में चुनाव हुआ, तो ये कैंडिडेट थे जो कि 57 तक रहे, 57 में फिर से इलेक्ट हुए और 62 तक रहे। सबसे लंबा कार्यकाल इलेक्टेड के रूप में देखें तो 10 साल। और इनसे पहले ही अगर चुनाव से पहले देखें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उसके एक दिन पहले ही इनको निर्वाचित कर लिया गया था। तो ये मनोनीत भी हैं और इलेक्टेड भी यही है। और एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो नीलम संजीवा रेड्डी है। कल एक क्वेश्चन किया था हमने, वहाँ इन डिटेल डिस्कस किया था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और राष्ट्रपति सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली, और फिर नीलम संजीवा रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर वेंकट रमन, और फिर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण जी, फिर पीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी, और अभी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति। और भीमराव अंबेडकर जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। प्रारूप समिति थी संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ही। और ये जो चारों ऑप्शन है ये सारे लॉयर थे, वकील थे। संविधान सभा में कुल 12 वकील सदस्य नामित हुए थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वकील ही थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछ ले, अगर भारतीय शब्द नहीं दिया हो तो आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 14-15 अगस्त को। उसके बाद पाकिस्तान ने तो अपना गवर्नर जनरल बना लिया था अलग, पर भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही रखा था। उसके बाद में इन्होंने जब सत्ता छोड़ी, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और ये पहले भारतीय थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही रहे हैं। जब तक राष्ट्रपति का पद का सर्जन नहीं हुआ था, तब तक सर्वोच्च नागरिक भारत की यही हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय हैं, अंतिम भारतीय भी हैं। और स्वतंत्र भारत के दूसरे, पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन है और दूसरे भारतीय गवर्नर जनरल ये है। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यही है। और दूसरे स्वतंत्र भारत के दूसरे वो राजगोपालाचारी होंगे, पहले लॉर्ड माउंटबेटन है। और भारत जब गुलाम था उनके अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। संयुक्त रूप से जो भारत था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन अविभाजित भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे हैं। सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें लोकसभा में अब मनोनीत नहीं होता है। इसका कारण यही है क्योंकि आपको अनुच्छेद 331 वापस याद कराने के लिए ही ये क्वेश्चन ऐसे लिया गया है। लोकसभा में पहले अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नाम से मनोनीत होते थे, वो संविधान संशोधन 104 के तहत हटा दिया गया है।
और अब लोकसभा में 543 सदस्य ही होते हैं, पहले 545 तक हुआ करते थे। जबकि 12 सदस्य राज्यसभा में अभी भी मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। वो कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, जो भी क्षेत्र सामाजिक सेवा के, उनसे मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्य। अभी सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह संधू निर्वाचित हुए हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये 12 सदस्य तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यसभा के लिए, जबकि 2 सदस्य अब नियुक्त नहीं होते हैं लोकसभा के लिए, पहले होते थे। परंतु ये क्वेश्चन अभी भी बनेगा, कौन से संविधान संशोधन से हटा दिया गया था, कितने होते थे पहले, और कौन से संविधान के अनुच्छेद में ये थे। इसके साथ ही एक 333 नंबर का अनुच्छेद भी संविधान संशोधन 104 द्वारा हटाया गया है। उसमें राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करने की राज्यपाल की शक्ति थी, उसको भी हटा दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन नाम के सदस्य मनोनीत नहीं होंगे लोकसभा और विधान मंडलों में। 331 और 333 नंबर के आर्टिकल एबोलिश कर दिए गए हैं। तो 12 सदस्य राज्यसभा में अभी भी मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।